एनवी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। मॉनसून की सक्रियता से देश भर में लगातार बारिश हो रही है, कहीं तेज और कहीं कम, और लगातार बारिश हो रही है। यहाँ लोगों को राहत मिली है और कुछ लोग परेशान भी है, लेकिन यहाँ बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति बन गई है। तो कहीं बादल फटने से जनधन का नुकसान हुआ है। वहीं मौसम विभाग की माने तो 1 अगस्त तक भारत के पूर्वी, पश्चिमी और मध्य भागों में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। शुक्रवार को बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड समेत कई इलाकों में भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। और वहीं बिहार में गुरुवार को भी कई इलाकों में तेज बारिश हुई। यूपी में भी कई जगहों पर जमकर बारिश हुई। और यहां आपको बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर में भी आज बारिश की संभावना है और उत्तर प्रदेश में भी आज बारिश की प्रबल संभावना है। आपको बता दें कि यहाँ तमाम राज्यों में बारिश की संभावना जताई गई है और मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया गया है और चेतावनी भी जारी कर दी गई है। एक तरफ जहाँ लोग बारिश की मांग कर रहे थे कि बारिश हो और ताकि लोगों को राहत मिले, और एक तरफ यहाँ देखा जाए तो जल जमाव की समस्या भी होने लगी। अब वही लोग परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग घर से बाहर निकलते हैं तो उन्हें जल जमाव की समस्या देखनी पड़ती है और घर से बाहर निकलते समय वो अपने जरूरी कामकाज भी नहीं पूरा कर पाते। और कोरोना संक्रमण में पहले के मुकाबले भारी कमी दर्ज होते ही स्कूल, कॉलेज सहित दूसरे सभी शैक्षणिक संस्थानों को खोलने का सिलसिला फिर चल पड़ा है। और यहां मध्य प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश सहित कई राज्यों ने 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों को अपनी सहूलियत के आधार पर खोल दिया है। हालांकि दिल्ली, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्य अभी इसको लेकर असमंजस में हैं और ऐसी स्थिति में केंद्र ने राज्यों के असमंजस को खत्म करने के लिए अब रुचि दिखाई है। और इसी के साथ ही आपको ये बता दें कि संकेत ये दिया गया है कि राज्यों के साथ चर्चा करके जल्द ही इसका समाधान निकाला जाएगा। जरूरत पड़ी तो स्टैंडर्ड गाइडलाइंस भी जारी की जाएंगी। कोरोना महामारी के कारण बच्चे लंबे समय से स्कूलों से दूर हैं। उनकी जिंदगी घर की चारदीवारी और मोबाइल स्क्रीन तक सिमट गई है। तीसरी लहर की आशंका बनी हुई है और अच्छी बात इस मामले में यह है कि बच्चों पर कोवैक्सीन के ट्रायल के लिए दूसरी डोज देने की प्रक्रिया है वो पूरी हो गई है। इससे बच्चों के लिए टीका जल्द आने की उम्मीद बढ़ गई है। ट्रायल के दौरान अगर बात करें तो पहले किशोरों को टीका देकर सुरक्षा का आंकलन किया गया था और इसी के बाद 6 से 12 साल की आयु के बच्चों और अंत में 2 से 6 साल के बच्चों को टीका दिया गया था। और गुरुवार की बात करें तो गुरुवार को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में 2 से 6 साल की उम्र के बच्चों को दूसरी डोज दी गई थी। इसके बाद ट्रायल का काम पूरा हो गया था। ट्रायल के दौरान बच्चों को टीके का प्रभाव भी देखा जा रहा था। और वहीं दूसरी ओर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा पुलिस ने 27 और 28 जुलाई की रात को सोनीपत जिले में हुई 7.78 लाख रुपए की बैंक डकैती की वारदात को चंद घंटों में सुलझाते हुए आरोपी को काबू कर लिया है। आपको बता दें यहां काबू करते हुए लूट की राशि भी इस मामले में बरामद की गई है। हरियाणा पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि सहकारी बैंक मोहाना के प्रबंधक सुभाष ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि कुछ अज्ञात बदमाशों ने मोहना स्थित कोऑपरेटिव बैंक से 7.78 रुपए की नकदी चोरी कर ली है। सूचना मिलते ही मोहाना थाने में मामला दर्ज करते हुए खुफिया और अन्य इनपुट्स के आधार पर पुलिस टीमों ने अपराध की सूचना मिलने के कुछ घंटों के अंदर ही मामले का पर्दाफाश कर लिया है। और लगातार हो रही बारिश को चलते हरियाणा रोडवेज परिवहन विभाग पलवल परिसर में कई फुट तक पानी का जल भराव हो गया है और यहां जल जमाव की समस्या भी पैदा हो गई है। आपको बता दें जिसके चलते यहां परिसर में खड़ी रोडवेज विभाग की जो बसें हैं वो यात्रियों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। यात्रियों के ना आने से परिवहन विभाग को भी काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है और आर्थिक रूप से भी नुकसान झेलना पड़ रहा है। और बिलासपुर में मॉनसून की अतिरिक्त सक्रियता के चलते जिले में इस महीने 627.6 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो कि सामान्य से 23 ज्यादा है और इस जुलाई में पिछले 9 सालों में हुई सबसे अधिक बारिश है। लगातार पानी गिरने से नदी नाले तो उफान पर हैं, लेकिन यह खेतों में धान की फसल भी डूब गई है। यही स्थिति रही तो आने वाले दिनों में फसलों को भारी नुकसान होने की आशंका जताई जाने लगी है। उधर मौसम विभाग ने शनिवार और रविवार को जिले के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी दे दी है। जिले
मामले में। इससे पहले 2012 की बात कर ली जाए तो 605.4 मिलीमीटर रिकॉर्ड वर्षा दर्ज की गई थी। उस वर्ष भी फसलों को काफी नुकसान हुआ था। इस साल की बात करें तो जुलाई की शुरुआत में बारिश गायब थी, लेकिन यहाँ तेज गर्मी उमस ने सभी को परेशान कर दिया था। बारिश बंद होने से नदी नालों के साथ किसानों के खेत भी सूख गए थे। फिर 20 जुलाई के बाद से बारिश का दौर शुरू हुआ और उसके बाद 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है और गुरुवार को भी ये बारिश थम चुकी है। हरियाणा के फरीदाबाद में व्यापारी को कट्टे से घायल कर उससे लूटपाट करने वाले गिरोह के 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामला फरीदाबाद का है, जहां बल्लभगढ़ तिवांव रोड में यहां ये मामला सामने आया है। आपको ये बता दें कि व्यापारी के साथ लूट की वारदात को सुलझाते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 3 अन्य आरोपी फरार हैं। आपको बता दें, गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। गिरफ्तार हुए तीनों युवकों के एक व्यापारी के सर पर कट्टे से वार कर उससे लूटपाट की गई थी। पुलिस के मुताबिक इस मामले में कुल 6 लोग शामिल थे, जिसमें से एक ने पहले दुकान की रेकी की और उसके बाद 2 बाइकों पर सवार होकर 5 बदमाश आए और व्यापारी को घायल कर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। तो यहाँ आपको बता दें कि पुलिस के मुताबिक आरोपियों के खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज हैं। इन 26 तारीख को रात को एक लालाजी है तिगांव रोड पर, उसकी दुकान है, वहाँ पर 5 आदमियों ने 2 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर उसके कट्टे के बट मार के उसको लूट लिया था। उससे करीब 35,000 रुपये ले गए थे लूट के लिए। ये 6 आदमी थे इस वारदात में शामिल। एक ने पहले रेकी करी थी इसकी, भाई लालाजी दुकान पे है या नहीं है, दुकान खुल रही है या नहीं खुल रही, और रेकी करके चला गया था। इन लोगों को 5 आदमी ये फिर वहाँ से आ गए थे और इनने उसको लूट को अंजाम दे दिया था। ये 5 के 5 कहाँ के रहने वाले हैं और इससे पहले कितनी वारदात इस तरह की कर चुके हैं? इनके खिलाफ 2-3 मुकदमे और दर्ज हैं और ये 5 आदमी हैं, एक मुझेड़ी का, एक नीमका का और 2-3 बल्लभगढ़ के हैं। बाकी ये किराए पर रहते हैं यहाँ पर और 3 इनमें से पकड़ लिए हैं हमने और 3 अभी भी फरार हैं। आपको बता दें कि यहाँ लूट की घटना को अंजाम देने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हरियाणा के फरीदाबाद की बात कर रहे हैं, जहां व्यापारी से लूट की गई थी और इस घटना में यहाँ पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। और यहाँ बताया ये जा रहा है कि सिर पर कट्टा रखकर इस वारदात को अंजाम दिया गया था और 3 फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस फिलहाल जुट चुकी है। ये 3 आरोपी ये हैं जिनको पकड़ लिया गया है और इसके अलावा 3 आरोपी अभी फरार चल रहे हैं। या लेंगे छोटे से ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात हरियाणा की कर लेते हैं। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि किसान आंदोलन में जो नकाबपोश घुसे हुए हैं, दूसरे दलों से संबंध रखते हैं, ऐसे उपद्रवियों से सख्ती से निपटा जाएगा। इसके अलावा जो अधिकारी इनसे मिला हुआ होगा उसके खिलाफ भी सख्ती से निपटा जाएगा और एक्शन लिया जाएगा। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने शुक्रवार को बल्लभगढ़ के सेक्टर 3 में पौधारोपण कार्यक्रम के तहत पत्रकारों से बातचीत की और यहाँ उन्होंने कहा कि जो लोग धार्मिक कामों में पैसा लगाते हैं उन लोगों को अब सावन का महीना चला हुआ है तो पौधों पर खर्च करके उनकी देखभाल करनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने चाहिए। जो वन महोत्सव चला हुआ है, सावन का महीना है और पहले भी प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने अपील करी कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और जो ऑक्सीजन के जो हालात देश और दुनिया ने सबने देखे हैं और बल्लभगढ़ जैसी विधानसभा में सबसे ज़्यादा पेड़ लगने चाहिए और सबसे ज़्यादा तिरबैनी लगनी चाहिए। उसकी शुरुआत हमने पहले करी थी। ये नया स्कूल हमारा बना है, गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल है सेक्टर 3 में। हमने चाहे सामुदायिक भवन हो या सेक्टर की डिवाइडिंग रोड हो या पार्क हो या दूसरे नहर के किनारे हो, उन सब पे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों के बयान। और हमारा टारगेट है कि कम से कम अपनी विधानसभा में 18-20 हज़ार पेड़ हम तब तक पूरे विधानसभा में लगाएंगे और उनकी 3 साल उनकी देखभाल भी करनी है। लगाना नहीं हमारा फर्ज है,
हमें कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं करना भाई हमने इतने पेड़ लगाए, उनके साथ साथ उनकी रक्षा करना, उनकी देखभाल करना और हम सबका फर्ज है। ये नहीं कि सरकार का है, चाहे कोई टीचर है, चाहे दूसरे क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र में है या सामाजिक तरह के जो उपद्रवी हैं, जो इसमें दूसरी नकाबपोश में घुसे हुए हैं और जो लोग दूसरे दलों से संबंध रखते हैं, जिनकी आईडी, जिनकी पहचान वो लोग हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ मुख्यमंत्री बार बार कहा ऐसे लोगों के खिलाफ पर्चा दर्ज होगा और सरकार सख्ती के साथ ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी जो प्रदेश के हित में नहीं है, आज व्यापार के हित में नहीं है, आम आदमी ने। ऐसे लोगों के खिलाफ अगर कहीं भी कोई मिलती है इसके खिलाफ पर्चा दर्ज होना चाहिए और कोई सरकारी मुलाजिम भी इस आंदोलन में उसके खिलाफ सस्पेंड कर मुकर्रर नहीं है भाई क्या पर्चा दर्ज हुआ है। अधिकार हर आदमी का है, रोज प्रतिदिन आदमी हर एक का है, पर जायज हर आदमी का अधिकार है। हर आदमी अधिकार अपना कर सकता है, चाहे व्यापारी हो, कर्मचारी हो, किसान हो, अपना प्रदर्शन कर सकता है, अपनी बात रख सकता है। पर किस कारण रहा है, अब मान लो कि क्या उसकी जानकारी लूँगा भाई किस चीज़ में हुआ है, क्या कारण रहा है, संज्ञान लेंगे। हाँ संज्ञान लेंगे। और जो भी जिसके चक्कर में कराए, और मुझे जो जानकारी जो सरकारी अधिकारी दी है कि जो तिगाम रोड पर जो आदमी पकड़े थे उसी कॉलोनी के 3 आदमी हैं, 2 आदमी ग्रामीण अंचल के हैं, 3 आदमियों की गिरफ्तारी डाल चुकी है, 2 अभी बाकी हैं और उनकी भी जो दूसरी जो गोली चली जो उसमें सी गेट पे, उनकी भी जानकारी आने वाले 2 दिन मिलेगी। वो लोग कौन कौन हैं, किसके संबंधित है, क्या उनका। और वहीं दूसरी ओर हरियाणा में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामलों पर यहां नियंत्रण लगातार जारी है और यहां आपको बता दें कि दूसरी लहर जिस तरीके से थमती हुई नजर आई तो तीसरी लहर अब की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। लेकिन यहां अब पहली से लेकर 5वीं तक के स्कूल भी खोलने की तैयारी में है। हरियाणा के फरीदाबाद और गुरुग्राम सहित सभी जिलों में स्कूल अगस्त महीने के पहले सप्ताह में खुलेंगे। स्कूलों में 6ठी से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं लग रही हैं और प्रदेश शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कोरोना संक्रमण की स्थिति काबू में होने का दावा किया है और यहां अगस्त के पहले सप्ताह में पहली से 5वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए स्कूल खोलने का संकेत दे दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 2030 तक लागू करने का लक्ष्य रखा, लेकिन यह हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने इसे अपने राज्य में 5 साल पहले 2025 तक लागू करने का निर्णय लिया है। और हरियाणा के पलवल की बात करें तो हाँ, जिला उपायुक्त नरेश नरवाल ने पौधारोपण करते हुए अभियान का शुभारंभ किया और उपायुक्त ने नेशनल हाईवे 19 पर हरित पट्टी में पौधारोपण किया और इसी के साथ ही लोगों से मानसून के दौरान पौधारोपण करने की अपील की जिससे जिले को हरा भरा बनाया जा सके। इस दौरान उपायुक्त नरेश नरवाल ने बताया कि पलवल में पौधारोपण ड्राइव शुरू कर दिया गया है। इसके अंतर्गत करीब 3 लाख पौधे लगाए जाएंगे। इस बता दें कि जिला प्रशासन ने सभी विभागों को टारगेट दिया गया है और विभागों ने अपने अपने क्षेत्र में पौधारोपण के लिए गड्ढे खोदने शुरू कर दिए हैं। आज हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 25 तारीख को लॉन्च किया, आज पौधारोपण का भी ड्राइव है हमारा, पूरे पलवल शहर में भी है, जवाहर नवोदय विद्यालय में भी है। हमने 3 लाख से ऊपर का टारगेट रखा है। ये पिछले 1-1.5 महीने से हमने सारे डिपार्टमेंट से मीटिंग की है, रिव्यू मीटिंग की है इसकी, और हर डिपार्टमेंट को टारगेट दे दिए हैं। हर डिपार्टमेंट ने खड्डे खोदने शुरू कर दिए हैं। इसके खड्डे खोदने के बाद अब प्लांट्स की भी फॉरेस्ट की तरफ से, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सारी तैयारियां पूरी हैं। बहुत खुशी की बात है, एनजीओ भी इसमें आगे आ रहे हैं। एनजीओ ने पूरे शहर को अडॉप्ट किया है। अलग अलग एसडीएम मैडम ने मीटिंग की, उनके साथ रिव्यू मीटिंग, और हमारे पूरे शहर को अडॉप्ट एक एनजीओ ने अडॉप्ट कर लिया है। उसके साथ हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, उनकी मदद से प्लांटेशन वहाँ करेंगे और उनका रखरखाव भी करेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, जैसे हरियाणा मुख्यमंत्री ने अपना ये पौधारोपण का कार्यक्रम आरंभ किया है, उसी कड़ी के अंदर आज अपना 30 जुलाई को आदरणीय उपायुक्त महोदय इस पौधारोपण कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसमें सभी सामाजिक संस्थाओं के सहयोग। या लेंगे छोटे से ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरें आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि एमपी के बालाघाट में अब आर पार की लड़ाई का मूड बना चुके आंदोलनकारियों में शामिल परसवाड़ा ब्लॉक के कर्मियों ने अपनी मांगे मनवाने के लिए अनूठा तरीका निकाला है और कर्मियों ने नारेबाजी की है और पकोड़े तलकर यहां विरोध प्रकट किया है। आपको बता दें कि
रोजगार सहायक संघ के अध्यक्ष यहां अनिल त्रिवेदी ने बताया कि पिछले 8 दिनों में हम हड़ताल पर हैं, किंतु सरकार और उनके नुमाइंदों की ओर से कोई प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली है। सरकार अपना काम कर रही है और हम अपना, यह हमारी और अंतिम लड़ाई है। ये कि आज लगातार 8 दिन हो गए हम लोग जो है इस भीषण बारिश में हम लोग अपने स्वास्थ्य की चिंता किए बगैर हम लोग पंडाल पर बैठे हैं। शासन प्रशासन की ओर से कोई भी व्यक्ति हमारी सुध लेने वाला नहीं है और ना ही सरकार हमारी बातों की ओर ध्यान दे रही है और ना ही किसी प्रकार का कोई क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है। मजबूरन हमें आज जो है पकौड़े तल करके बेचना पड़ रहा है और आज हमको अर्धनग्न स्थिति में खड़े होकर के अपनी बात सरकार के समक्ष मीडिया के माध्यम से पहुँचाने का प्रयास। हाँ, इन लोगों की जो डिमांड्स हैं उनकी वजह से ये लोग हड़ताल पर हैं, तो कार्य तो प्रभावित हो रहा है और जैसे ये आएंगे वापस हड़ताल से जल्दी। और वहीं छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण में कमी देखने लगी है और गुरुवार को प्रदेश में 40,501 नमूनों की जांच की गई और इस दौरान केवल 130 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके लिहाज से संक्रमण दर घटकर 0.3% ही रह गई है। किसी मरीज की जान भी नहीं गई है। जुलाई में ये दूसरी बार है जब स्वास्थ्य विभाग ने एक भी मौत का दावा नहीं किया है। इससे पहले की बात करें तो यहाँ 12 जुलाई को एक भी मौत नहीं होने का दावा किया गया था। हालांकि उसी दिन बिलासपुर जिले के मेडिकल बुलेटिन में एक मरीज की मौत का जिक्र था। स्वास्थ्य विभाग के रोजाना जारी होने वाले बुलेटिन के मुताबिक अगर बात करें तो इससे पहले 14 फरवरी 2021 को प्रदेश में एक भी मौत नहीं हुई थी और बाद में डेटा अपडेट करते हुए पता चला कि 14 फरवरी को एक मरीज की मौत हुई थी। स्वास्थ्य विभाग ने फरवरी की बात करें तो इससे पहले 22 जुलाई 2020 को 0 मौत बताई थी, लेकिन उस दिन मृतकों का जो आंकड़ा था वो 29 था और छत्तीसगढ़ में संक्रमण का जो पहला मामला है वो 18 मार्च 2020 को सामने आया था और उसके बाद की बात करें तो 29 जून को छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण से पहली मौत दर्ज हुई थी और तब से अब तक की बात करें तो प्रदेश के 13,520 लोगों की मौत संक्रमण से हो चुकी है। दिल्ली विधानसभा ने देश के डॉक्टरों को सामूहिक रूप से भारत रत्न देने की सिफारिश करते हुए शुक्रवार को एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में यह भी सिफारिश की गई कि दिल्ली के डॉक्टरों और अर्ध चिकित्सा कर्मियों जिन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान अपनी सेवाएं दी हैं और उनको यहां पद पुरस्कारों के लिए चुना जाएगा। चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि डॉक्टरों ने ऐसे वक्त में मरीजों की सेवा की जब उनके अपने परिवार के लोग भी उन्हें छूना नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने तय किया है कि हम बस डॉक्टरों और अर्ध चिकित्सा कर्मियों के नामों की पद पुरस्कारों के लिए सिफारिश करेंगे और हमें 15 सितंबर तक इन नामों की सिफारिश करनी है। सेवा करते करते खुद को कोरोना हो गया और वो शहीद हो गए। तो आज दिल्ली विधानसभा ने प्रस्ताव पारित किया है कि भारतीय डॉक्टर को सामूहिक रूप से ये हमारा देश भारत रत्न दे। इससे हमारी पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी का हौसला बढ़ेगा, उन्हें सम्मान मिलेगा और एक तरह से उन्हें धन्यवाद कहने का एक तरीका होगा पूरे देश का। दिल्ली सरकार ऑलरेडी कुछ दिन पहले, इस बार दिल्ली सरकार की तरफ से जो पद्मा अवार्ड्स के रिकमेंडेशन जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो हम केवल डॉक्टर्स के और पैरामेडिक स्टाफ के भेजेंगे। तो हमने लोगों से अपील की थी कि आप इस ईमेल एड्रेस के ऊपर अगर आप किसी का नाम रिकमेंड करना चाहते हैं या कोई सेल्फ नॉमिनेशन करना चाहते हैं तो आप कीजिए। तो अभी 3-4 दिन ही हुए हैं और अभी तक हमारे पास लगभग 2100 के करीब नॉमिनेशंस आ चुके हैं। इससे ये साफ जाहिर है कि लोगों में कितना उत्साह है इसको लेके। और 15 अगस्त तक की डेट है। जो लोग जिन डॉक्टर्स का रिकमेंड करना चाहते हैं या कोई डॉक्टर्स अपना नाम रिकमेंड करना चाहते हैं वो 15 अगस्त तक रिकमेंड कर सकते हैं। और यूपी के मुरादाबाद की बात करें तो यहां कुंदरकी इलाके में प्रेमी के दोस्तों से तंग आकर एक युवती ने 40 फीट ऊंचे और ब्रिज से कूदकर आत्महत्या करने का प्रयास किया और यहां प्रयास करने की घटना से क्षेत्र में हड़कंप है और युवती की हालत बेहद ही गंभीर होने पर परिजनों ने उसे इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। आपको बता दें जहां पीड़िता की हालत है वो लगातार बिगड़ती हुई नजर आ रही है। इलाज कर रहे डॉक्टरों के अनुसार वो शायद ही कभी खड़ी हो सकेगी क्योंकि उसकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हुआ है।
उसको अपर लंबर वर्टिब्रे का कोलैप्स है, जिसकी वजह से जो अपर लोअर लेवल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड है वो कंप्रेस्ड है। उस कंप्रेशन की वजह से उसकी दोनों टांगे कमज़ोर हैं, जिसमें कि जान नहीं है। इसको पैराप्लेजिया बोलते हैं, जो कि वेज कोलैप्स की वजह से होता है। अमूमन ये चीज़ ऊंचाई से गिरने के बाद लगने वाली चोट के दरमियान होती है। क्या कंडीशन है उसकी? जिस हिसाब से उसमें कॉर्ड कंप्रेशन है, तो कॉर्ड कंप्रेशन बहुत अच्छी प्रोग्नोस्टिक फीचर्स के साथ नहीं है। मतलब उसमें जो आउटकम है उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। इलाज के तौर पे दबाव हटाना अनिवार्य है, मतलब उसमें और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इलाज मतलब दबाव हटने के बाद उसमें कितनी जान आती है, कितनी नहीं आती है, ये चीज़ें नहीं कही। कुंदरकी में एक बालिका के द्वारा आत्महत्या का प्रयास किया गया है। इस संबंध में जिनके द्वारा उत्प्रेरित किया गया है और जिनके द्वारा इस घटना को अंजाम देने का प्रयास किया गया है, उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। बालिका अपने सहेली के घर गई थी और सहेली के भाई के द्वारा उसका फोटोग्राफ तैयार कर वायरल करने की धमकी दी गई, जिससे आहत होकर के उसके द्वारा यह कदम उठाया गया था। बालिका का उपचार चल रहा है और अभी वो खतरे से बाहर। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में भारी भूस्खलन हुआ है और पावटा साहिब से रोहड़ जाने वाला नेशनल हाईवे 707 बड़वास के पास लगभग 50 से 100 मीटर तक पूरी सड़क धंसने से बाधित हो गया। पावटा सतोन कमराऊ कफोटा शिलाई की तरफ जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग किलोड़ खेरवा उत्तराखंड मशुचयोग जाकना होते हुए कफोटा पहुंच सकते हैं। प्रशासन का इस मामले में ये कहना है कि सड़क को बहाल करने में 2 से 3 दिन का समय लग सकता है। ये भी बता दें कि हिमाचल प्रदेश में 2 अगस्त तक बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है और 4 अगस्त तक पूरे प्रदेश में मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान जता दिया गया है। शुक्रवार की बात करें तो शुक्रवार को प्रदेश के 5 जिलों चंबा, मंडी, कुल्लू, शिमला और सोलन के कुछ क्षेत्रों में बाढ़ की चेतावनी जारी कर दी गई है। और भिंड जिले की बात करें तो 3 दिन से हो रही लगातार झमाझम बारिश से लोगों को घर घर यहां और दफ्तर जाने में काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और यहां जिधर देखो पानी पानी सैलाब बनकर सड़कों पर जमा हुआ नजर आ रहा है। गुरुवार रात हुई बारिश से कई इलाकों में पानी इतना भरा कि यहां निकलने के लिए भी परेशान शुक्रवार सुबह लोग होते रहे। और बताया ये भी जा रहा है कि यहां जिस तरीके से आप पानी और जल जमाव की समस्या देख रही हैं, लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रोड पर 3 से 4 फीट पानी भरा हुआ है, जिस कारण कई रास्तों को यहां डाइवर्ट भी किया गया है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। नगर परिषद अकोड़ा में काफ़ी दिनों से बारिश हो रही है। गलियों में पानी भरा हुआ है, जल भरा हुआ है कि काफ़ी लोगों को आने जाने में प्रॉब्लम हो रही है। घरों में आ रहे हैं तो काफ़ी दूर दूर से चक्कर मार के घरों में आ रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? प्रॉब्लम यही है, गलियों में आने जाने में प्रॉब्लम हो रही है कि आने जाने में सुबह शाम के टाइम पूजा करने भी जाते हैं तो मान ली दिक्कत होती है, गंदा पानी है, यही प्रॉब्लम है। क्या नाम है? नारायण सिंह। और फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।